योगेंद्र सर, अभी कुछ देर पहले मैंने कुछ चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कैलकुलेट किया सीटों को। 11 सीटें ऐसी थी सर जहां पर जो मार्जिन है वो 1000 वोटों से कम का था। कुल 30 सीट लगभग ऐसी थी जहां पर मार्जिन 3000 वोटों के आसपास था, उससे कम था। क्या आपको लगता है कि तब, जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं लगभग 12:15 बजे, इन 30 सीटों में एक बड़ा बदलाव हो सकता है जिससे इस टैली में चमत्कारिक बदलाव हो जाए, या ऐसी संभावना नहीं है? फायदा होगा तो दोनों को होगा, नुकसान होगा तो दोनों को होगा। देखिए, असंभव नहीं है, लेकिन उसकी संभावना थोड़ा कम है, क्योंकि आमतौर पे जब नज़दीकी के इलेक्शन होते हैं तो एक तरफ एक पार्टी आगे बढ़ती है तो दूसरे में दूसरी पार्टी आगे बढ़ती है। अगर ऐसा हो कि भाई सारे कम मार्जिन वाली केवल बीजेपी की होती, तब मैं कहता कि देखिए ये गुंजाइश है कि पलट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। कम मार्जिन में बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी हैं, तो 2-4 सीट ऊपर नीचे हो सकती हैं। लेकिन चमत्कारी बदलाव हो जाए, यानी कि बदल के ऐसा हो जाए कि कांग्रेस 50 पे और बीजेपी 35 पे, फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं देता। ये एक और चमत्कार होगा, एक और अनहोनी चीज ही हो सकती है, लेकिन इसे चमत्कार की श्रेणी में रखा जाएगा, सामान्यतः नहीं होता। एक आंकड़ा और मैं आपसे समझना चाहूंगा। बीजेपी का वोट प्रतिशत अभी तक लगभग 39% है, कांग्रेस से 1% कम, लेकिन बीजेपी की वोट जो सीटें हैं, माफ कीजिएगा, वो लगभग 14-15 ज्यादा हैं। क्या इसके पीछे की वजह होती है सर कि वोट शेयर तो आपका कम है लेकिन सीटें आपकी 14-15 ज्यादा हैं? क्या इसका मतलब है कि हरियाणा की कोई एक खास पॉकेट जहां पर सबसे ज्यादा वोट मिले बीजेपी को, या कुछ और मतलब है इसका? जी, उसकी वजह ये जो मैंने शुरू में इशारा किया, आप अगर देखेंगे वेबसाइट पे तो जहां जहां कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस लीड कर रही है, कांग्रेस की लीड आपको 8000, 10,000, 14,000, कुछ जगह 25,000 ऐसी कुछ लीड दिखाई देगी। और जहां आप बीजेपी की लीड देखेंगे, बीजेपी की लीड अमूमन 3,000, 5,000 इस तरह की है। तो कांग्रेस को वोट ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा वोट है एक तरह से वेस्ट हो रहे हैं, यानी कि उसमें क्या है, वो उससे सीट आपको हासिल नहीं हो रहा, सिर्फ आपको मार्जिन हासिल हो रहा है। उस मार्जिन को लेके आप क्या करेंगे? 25,000 से जीतेंगे तब भी वो एक ही सीट है, और 25 वोट से जीतेंगे तब भी वो एक ही सीट है। ये उसका तकनीकी कारण है। जो ऊपर का बेल्ट है, आप देखिए हरियाणा का जो उत्तरी बेल्ट है, इसे आप सिरसा से शुरू हो जाइए राजस्थान के बॉर्डर पे, और यमुनानगर तक चले जाइए जो यूपी का बॉर्डर है। ये जो ऊपर का बेल्ट है, इस सब में कांग्रेस ने पहले से बेहतर परफॉर्म किया है, और यहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा मार्जिन्स भी हैं। दुष्यंत चौटाला जिन सीटों में जीते थे पिछली बार, वहाँ भी कांग्रेस ने अच्छा किया है। लेकिन उसके अलावा जो दोनों इलाके हैं, तीनों इलाके, साउथ हरियाणा का बेल्ट, जीटी रोड और सेंट्रल, तीनों में बीजेपी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत थोड़े मार्जिन से। ठीक है, मैं आऊंगी योगेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और मोहनलाल बड़ौली उनके साथ है, प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के। क्या वो कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का फेरबदल हुआ है, पहले तो एक क्विक रिएक्शन चाहेंगे विशाल ठाकुर? ठीक है, मेरे साथ हरियाणा अध्यक्ष हैं। सर, जिस तरह से अब ट्रेंड आ रहा है, बीजेपी कहीं ना कहीं सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या है? फर्स्ट कोई रिएक्शन नहीं है। मैं हरियाणा जनता के सर्व समाज का धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से करता हूं। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए जनता जनार्दन का आशीर्वाद कमल के फूल के लिए जो मिला है, ये बहुत बड़ा एक इतिहास हरियाणा प्रदेश की जनता ने रचा है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का जो आशीर्वाद दिया, और जब हमने अपनी चुनावी शुरुआत कुरुक्षेत्र से की थी, जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से की थी, और हमारे देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी जब शुरुआत करके गए थे जी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी अभियान चला जी विशाल, और कार्यकर्ताओं का जोश और कार्यकर्ताओं का उत्साह और हरियाणा प्रदेश की जनता का जो प्यार और प्रेम भारतीय जनता पार्टी को मिला है, मैं सभी का आभार। विशाल माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं। विशाल माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी अपडेट, चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल खड़े किए थे उस पर स्पष्टीकरण आया है। चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कांग्रेस के आरोपों पर।
तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कई बार प्रतिक्रिया बता चुके हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार चुनाव आयोग को लेकर जिस तरह से सवाल उठे हैं, सब कुछ साफ है और सब कुछ आपके सामने है। क्विक रिएक्शन इस पर योगेंद्र जी का भी हम ले लेते हैं। योगेंद्र यादव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेंद्र जी, अब चुनाव आयोग की ओर से भी देखिए, चुनाव आयोग ने कहा कि पहले भी हम इससे स्पष्ट कर चुके हैं, साफ कर चुके हैं, लेकिन बार बार इस तरह से सवाल उठाना ठीक नहीं। क्या ये खींच है कांग्रेस की, ये बौखलाहट है? मुझे न तो पता है कि कांग्रेस ने एग्जैक्टली क्या कहा है और ये भी नहीं कि चुनाव आयोग का जवाब क्या है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, लेकिन उनका आरोप एग्जैक्टली क्या है, जैसे मैंने कहा, मैंने 4-5 सोर्सेज से चेक किया है और चारों पांचों सोर्सेज में एक ही चीज़ है। तो कांग्रेस का आरोप एग्जैक्टली है क्या? कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो वेबसाइट पर अपडेशन का प्रोसेस है उसको स्लो किया जा रहा है यहाँ पर, और माइंड गेम खेल रहे हैं। ईवीएम पर सवाल खड़ा नहीं किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस वेबसाइट के अपडेट होने की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रही है। मैंने जैसा कहा, मैंने 2-3 और सोर्सेज भी चेक किया, आप लोग भी चेक कर रहे होंगे। जो अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके स्ट्रिंगर्स होते हैं जो कि हर जगह से पिक कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन, तो वहाँ भी कोई अलग सूचना नहीं है। तो इसलिए मुझे पहली नज़र में तो ये नहीं लगता कि कांग्रेस की चुनाव आयोग की वेबसाइट कुछ और कह रही हो, इंडिपेंडेंट सोर्सेज कुछ और कह रहे हों, ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल जी। तो अगर इसके अलावा कोई और आरोप है तो बाद में देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये सब शुरू में इसकी गर्मा गर्मी में होता है, मैं समझता हूं। लेकिन योगेंद्र जी, ये हमेशा दिखा है, इससे पूर्व में भी हमने देखा है कि एंटी मोदी जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की जाती है, वो उसे कभी भी फेवरेबल नहीं होती है। क्या वही ऐसा ही यहां पर भी दिखाई देता है? क्या इसे आप मानेंगे? देखिए, सच बात यह है कि मोदी इस चुनाव में फैक्टर थे ही नहीं और बीजेपी भी नहीं बनाना चाहती थी। आप देखिए, हरियाणा भर में जो होर्डिंग लगे थे, जो लोकसभा चुनाव में होर्डिंग लगे थे, हर होर्डिंग में केवल मोदी जी, मोदी की गारंटी और कुछ नहीं था। इस बार जो हरियाणा में होर्डिंग लगे, मोदी जी की तस्वीर छोटी सी कोने में, और वो भी नायब सिंह सैनी के साथ। बीजेपी ने कोशिश भी नहीं की मोदी जी को प्रोजेक्ट करने की, और कांग्रेस की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वो मुद्दा था नहीं, और मोदी जी ने रैली भी सिर्फ 4 की। तो मोदी जी कोई बहुत बड़े फैक्टर हों दोनों ही तरफ से, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये ज़रूर है कि अगर कांग्रेस जीत जाती तो उसका मुख्य ब्लेम मोदी जी पे डालते, और अगर बीजेपी जीत जाएगी तो जरूर जाहिर है मोदी जी को श्रेय देना चाहेंगे। ठीक है। लेकिन याद रखिए कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो मोदी जी के नाम और नेतृत्व में लड़ा गया, उसमें बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा था। योगेंद्र सर, ये जो 3 बड़े फैक्टर आपको शुरुआती तौर पर नजर आ रहे हैं इस टैली की वजह के चलते, उसमें आपने कहा कि वो जाट वर्सेस नॉन जाट का नैरेटिव बनाने में बीजेपी कामयाब होती नजर आ रही है। पिछले जो 2 चुनाव बीजेपी ने जीते सर, हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि वो भी बीजेपी ने इसी नैरेटिव के आधार पर जीते थे, जाट वर्सेस नॉन जाट। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी ये बात पता होगी, और अगर कांग्रेस ये बात जानती थी तो इससे निपटने के लिए कांग्रेस बेहतर रणनीति नहीं बना पाई? क्या आपको ऐसा लगता है? इन चीज़ों का विश्लेषण होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, पहली नज़र में मुझे यही एक चीज़ लग सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास ले दे के एक ही कार्ड बचा था हरियाणा में, और वो यही था जिसको 35 बनाम 1 कहा जाता है, यानी कि बाकी जो नॉन जाट समुदाय है, उस पूरे नॉन जाट समुदाय को मोबिलाइज किया जाए, और वो प्रयास बीजेपी ने किया था। वो बिल्कुल जाहिर था, दिख रहा था ज़मीन पे, लेकिन वो सफल होगा ऐसा लग नहीं रहा था। कांग्रेस भी मान के चल रही थी कि नहीं होगा। अब जाहिर है, क्योंकि इस तरह के परिणाम हैं, तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना होगा, और उसका एक निष्कर्ष जो निकलेगा, जिस पे सोचना ही पड़ेगा, वो ये कि अगर ये एक छवि बन गई है, जैसे एक ज़माने में अखिलेश यादव की छवि बन गई थी कि भाई ये तो यादवों की पार्टी है, अगर ऐसी एक छवि बनी है तो कांग्रेस को किसी ना किसी तरह से इस छवि को ऐसा तोड़ना पड़ेगा जिससे साधारण जनता को विश्वास हो सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।